5 ऐसी जगह जो एक होटल रूम में एंटर करने से पहले इंसान को देखनी चाहिए जहाँ पर पॉसिबली कैमरा हो सकता है। बेड के पीछे टीवी एकदम सामने होता है, टीवी के पास भी होता है। बाथरूम में जहाँ पर बंदा हाथ धो रहा है, वॉश बेसिन, जो लेडीज होती हैं जैसे चेंज करने जाती हैं, वहाँ पर ट्रायल रूम में भी कैमरास को चेक करना चाहिए। पेन होता है, उसकी निप को लगा के देखना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस में वो चीज नजर आ रही है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं बलदेव पुरी, एएमएक्स डिटेक्टिव्स के चेयरमैन, जिन्होंने इंडिया के कुछ सबसे शॉकिंग प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन केसेस हैंडल किए हैं। आज हम उनसे जानेंगे शादी के नाम पे सबसे ज्यादा कौन से स्कैम्स होते हैं, क्या एनआरआई ग्रूम्स सच में फ्रॉड्स होते हैं और क्या प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करना लीगल है या नहीं। शादी से पहले सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं लोग, जिसको चेक करवाने के लिए इन्वेस्टिगेटर लगता है? जो फाइनेंसिस बताते हैं वो हाई बताते हैं। कितने परसेंट लोग झूठ बोलते होंगे फाइनेंसिस के बारे में? 33 से 35%। पोस्ट मैरिटल एक पार्टनर को शक होता है कि मेरा पार्टनर चीट कर रहा है, मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और उसमें उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिनकी 5 साल से ऊपर शादी हो जाती है वो कहते हैं हम शादी बचा लें। जिसकी शादी 1 साल तक ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है वो कहते हैं हमें डिवोर्स चाहिए। और जो 10 साल से ऊपर चले जाता है वो तो रिवेंज लेता है। एंड कौन ज़्यादा चीट करता है, लड़के की लड़के? लड़के। 55% मैरिड पीपल इन इंडिया दे हैव चीटेड ऑन देयर पार्टनर्स। मेरे पास एक केस आता है, बंदा मेरे पास आता है, रिवॉल्वर निकालता है, कहता है आपको खत्म करना है। कहते हैं वाइफ ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी आपसे, आपने उसे ये प्रूफ दिए थे, आज मुझे वाइफ ने बता दिया। मैंने उसको बोला मारना चाहते हो, औकात है तो मुझे मार के दिखाओ। अगर किसी को प्राइवेट डिटेक्टिव बनना हो और 1 लाख रुपए महीना कमाने हो तो क्या करना पड़ेगा? उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए डिपार्टमेंट में। एक वाइफ है आपके पास, बोलती है कि हस्बैंड चीट कर रहा है, पता कैसे करते हो आप, पकड़ते कैसे? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। टेल मी द मोस्ट ऐसे द डर्टीएस्ट केस यू हैव वर्कड ऑन। किस सेंस में डर्टीएस्ट? एनी जो आप भूल ही नहीं सकते कि यार ये तो बहुत ही पेचीदा ख़राब होते गया, इसमें चीज़ें बढ़ती गई, एंड बाद में जो पता चला दिख तो बहुत नॉर्मल चीज़ें रही थी, एंड में जाके पता चला इट वाज ब्रूटल, इनसेन, वियर्ड। एक्चुअली क्या था कि एक केस है, मुझे याद आता है, राइट। उस केस के अंदर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मतलब कि फादर आता है, साथ में अपने बेटे को लेकर आता है। फादर आया, साथ में बेटे को लेकर आया और मुझे कहता है कि हमें जो है अपने छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन करानी है। मैं कि छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन ये क्या होता है, मैं समझा नहीं, किस लिए करानी है? कहता वो शादी नहीं कर रहा तो आप उसकी काउंसलिंग कर दो पूछे साहब, राइट। आप उससे ज़रा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगाओ। बहुत पैसे वाली पार्टी, कोई ऐसा नहीं, बहुत पैसे वाली पार्टी, राइट। कहता है आप उसके साथ बैठो, आप उसके साथ डिस्कस करो, आप समझो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। बढ़िया से बढ़िया लड़की दिखा दी, उसको मना कर देता है। इसका इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ है नहीं है, क्या कारण है, क्या चीज़ है, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई हमारे साथ जो इसने ऐसा ये कर रहा है, शादी करना नहीं चाहता। कोई नहीं, अब हमने उससे जगह तय कर ली और उसको बुला लिया अपने पास। नाउ जब उस जगह पर हम बैठे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो बंदा अपना कोई भी खूबसूरत लड़की जाती है तो स्कैनिंग करता है, राइट। आई थिंक दिस इज वियर्ड। ऐसा यार ये लड़का शादी तो कर नहीं रहा, बट लड़कियों में इंटरेस्टेड भी है, लड़कियों में इंटरेस्टेड भी है, और फैमिली कह रही है लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है। कहानी कहाँ पर है? कोई नहीं, उसके साथ उसकी डिस्कशंस ख़त्म हुई, सब कुछ ख़त्म हुआ, वाह किया। फादर से बात हुई मैंने कहा सर आप ऑफिस आ जाओ। कहता है आप बता दीजिए कोई ख़ास है तो। क्या हुआ? मैंने कहा नहीं आप ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। ऑफिस में आ गया, मैंने बोला अब अकेला आया, पहले अपने बड़े बेटे के साथ आया था, अब अकेला आया। मैंने उसे बोला, मैंने कहा सर इसकी ना मुझे सर्विलेंस चाहिए, मैं कोई प्रीवियसली इन्वेड नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा, अब मुझे एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दे दो, मैं इसकी सर्विलेंस कर लूँ,
मुझे ये पता हो कि ये बंदा करता क्या है, जाता क्या है, कहाँ जाता है। कहता है ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? मुझे उसने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा कि ऐसे आप क्यों कह रहे हैं मिस्टर पुरी, आपको किस लिए सर्विलेंस चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, जो मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मुझे लगता है कि मुझे सर्विलेंस करनी चाहिए। कहता अच्छा, कहता चलो कितने दिन की सर्विलेंस करोगे? मैं क्या 1 हफ्ते की करेंगे सिर्फ। कहता ठीक है कर लो। अब 1 हफ्ते की सर्विलेंस करते हैं। एक लड़की उससे रोज़ मिलने आती है, होटल में लेके जाता है लड़की को, होटल में 2-3 घंटे इकट्ठे रहते हैं, अल्टरनेटिव डेज, रोज नहीं, अल्टरनेटिव डेज हो गया, 3-4 दफ़ा वो मुलाकात कर लेते हैं। अब हमारे इन्वेस्टिगेटर उनकी फ़ोटो भी ले चुके होते हैं, उस लड़की भी फ़ोटो ले सकते हो, उसके साथ सब कुछ ले लिया होता है। आ जाओ जी, आपके केस के बारे में डिस्कस करना है, राइट। ये काउंसलिंग से केस स्टार्ट हुआ, लड़का शादी नहीं कर रहा। उसके बाद हमने सर्विलेंस मांगी उसकी, उसमें हमें प्रूफ मिल गया कि ये लड़की के साथ इन्वॉल्व है और एक ही लड़की के साथ इन्वॉल्व है, ब्यूटीफुल फीमेल। इट इज़ नॉट दैट कि आप बोलो कि वो फीमेल सुंदर नहीं थी, ब्यूटीफुल। अब हम उससे फोटो दिखाते हैं, दोनों चुप, दोनों चुप, पापा और बेटा, बड़ा बेटा चुप। मैं कहा सर क्या हुआ, आप इस लड़की को जानते हो? यस पुरी साहब। मैं कहा हु शी? कहता है ये इसकी बीवी है, मेरी डॉटर इन लॉ बड़ी, उसकी भाभी, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ये डिस्कशन चल रही है हमारी। अब बॉस, मैंने कहा ये क्या केस था, ये क्या केस निकल आया, राइट। मैंने कहा सर इफ यू एक्सक्यूज मी, मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ 2 मिनट? कहता है प्लीज़ आप करिए। मैंने कहा आपकी इजाज़त है? हाँ जी इजाज़त है। मैंने कहा आपका हिडन एजेंडा क्या है? किसको बोला? बेटे को। आपका हिडन एजेंडा क्या है? क्यों पूछा उससे? मैंने पूछा। आपने क्यों पूछा? अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको मैंने क्यों पूछा। मैंने कहा आप कह रहे, कहता क्या एजेंडा? मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं क्या, आप अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हैं, आपने अपनी वाइफ अपने भाई के साथ इन्वॉल्व कर रखी है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी वाइफ को जब हमने फॉलो किया तो आपके घर नहीं आई, उसका ये एड्रेस है। मैं क्या ये आपके ससुराल का एड्रेस है? कहता हाँ जी। तो मैं क्या, वो अपने ससुराल से इससे मिलती है और ये अपने घर से निकलता है। तो मैं क्या भाई साहब आपको तो पता है सारी चीज़ों के बारे में। मैं क्या आपके बच्चे कितने हैं? कहता 2 बच्चे। मैं क्या दोनों आपके? ये बड़ा एक वियर्ड सा आंसर होता है, वियर्ड सा क्वेश्चन होता है, जो हर आदमी सोचेगा यार ये क्या चीज़ है, क्या पूछ रहा है। हमें कई चीज़ें दिमाग में ऐसी आती है। मैं क्या सर या तो ये बच्चे इसके, आप इम्पोर्टेंट हो, सिंपल सी बात है। मैं क्या सर मेडिकल? कहता नहीं मेरे बच्चे। मैं क्या आर यू श्योर? मैं क्या एक बच्चा, दोनों बच्चे? आंसर नहीं दे पाता, आंसर नहीं दे पाता मेरे इस क्वेश्चन का कि आपका, पहले आंसर दिया कहता बच्चे मेरे हैं। मैंने कहा एक बच्चा, 2 बच्चे, चुप। नाउ द थिंग इज दिस, इसका मतलब एक भाई का लड़का है, एक इसका लड़का है। फाइनेंशियली सारी फैमिली की वर्थ, जितना एसेट्स हैं, सब कुछ है, पैसा, वो अपने पास चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं भाई की शादी हो और भाई के कोई दूसरी लड़की आए और अपने बच्चे पैदा करे। दिस इज वेरी डर्टी, आई टेल यू ऑनेस्टली। इट लुक्स वेरी डर्टी, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। राजी हम क्या, यस। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग in my office, and the father said, I was knowing about it, Mr. Puri, but I thought somebody should investigate and validate it. कहता है I am so thankful to you कि you have investigated and validated कि बॉस ये इसका बहू, अब मेरी बहू के साथ ही चक्कर है। You see, this is all dirty things which happens in the industry. क्या कर सकते हैं आप? एक चीज को समझो, पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम और तुम्हारी वाइफ ये प्लानिंग करती है कि तू बच्चा भी पैदा कर तो उसके साथ कर ले, प्रॉपर्टी सारी हमारी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, बाप की इतना पैसा है बाप के पास। अगर कोई दूसरी लड़की आ गई तो हमें आधा बांटना पड़ेगा, बच्चे आ गए उनको देना पड़ेगा, उनकी परमिशन, ये तो तेरे साथ ही है।
इसको इसके साथ रह, इसके साथ एंजॉय कर, राइट। और इसके बच्चों को भी बड़ा करते हैं हम, ये भी करेगा, इसे भी पता है मेरा बच्चा है ये। नाउ दिस इज व्हाट, ये स्टार्ट काउंसलिंग, फिर उसके बाद सर्विलेंस, उसके बाद एंड जो निकला वो बिल्कुल ही अजीब। अब इससे खतरनाक केस क्या होगा, आप सोचो, आप दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया दो कि क्या हो सकता है यार। ये किस तरह के लोग हैं, इनका जमीर अलाउ नहीं करता इनको कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन और पैसे वाली पार्टी, कोई छोटे लोग नहीं, फाइनेंशियल उनको नहीं देना किसी को भी, किसी दूसरे बंदे को उसके साथ इन्वॉल्व नहीं करने देना। तभी वो दूसरी लड़कियां देख रहा था वो स्कैनिंग इसीलिए कर रहा था। And क्या हुआ फिर उसके बाद इसका? That is all. They have seen, they admitted and everything been over there. Now God bless them. What has happened? Investigation role is finished. उसके बाद जो घर पे जाके करें वो जो मर्जी करे। अब तो ओपन हो गया ना, अब तो बाप को भी पता चल गया कि यार ये 2 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा इसका है, एक बच्चा इसका है। ये तो सारी कहानी मेरे घर में ही चल रही है, इसलिए शादी नहीं हो रही थी उसकी। क्या ऐसे, और ये कॉमन प्रैक्टिस ऐसे वियर्ड केस? नो, इट्स नॉट, नो, इट्स अ वियर्ड, अजीब, वन ऑफ अ काइंड केस, राइट? वन ऑफ काइंड। कभी ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और करते करते बाद में पता चला कि ये केस तो बहुत हाई प्रोफाइल किसी इंसान के साथ है, कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी के ऊपर है? नहीं, वो सारी चीजें बताते ही है हमें पूरा। स्टार्टिंग में सेलिब्रिटी वाइफ्स और हस्बैंड्स कम टू यू एंड बी लाइक, या हर चीज हमारे पास पहले आती है, हर चीज आती है। कोई हमारे पास कोई इस तरह से नहीं आता कि किसी को, उनको सब पता होता है। वो इन्वेस्टिगेशन फिर उस हिसाब से पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। मतलब कि अगर आप किसी पॉलिटिशियंस को कर रहे हो, आप किसी सेलिब्रिटी को कर रहे हो, आप किसी बॉलीवुड में कोई काम कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। और एक आम आदमी के ऊपर, नागरिक पे काम कर रहे हो, तो टीमें अलग होती है, कॉस्ट अलग होती है, उनकी रूपरेखा सारी अलग बनती है, उनकी क्या सपोर्ट होगी। टेल मी डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ। आई टेल यू बिकॉज क्या है कि डिफरेंसेस इन व्हाट बेसिकली, एक नॉर्मल इंसान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना वर्सेस एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी पे करना। देखो, उसके लिए तो उसके पास बहुत सारे वो है ना, बैरियर है। आप बैरियर कैसे क्रॉस करोगे? तो आपको अंडरकवर के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। फिर वहां से कोई बंदा सेट करना पड़ेगा जो हमारे को केस दे रहा है और उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन है, तो वो ही हमें टिप ऑफ करेगा ना सारी चीजें। ये आम आदमी थोड़ी है ये चीज। आम आदमी के लिए तो एक आम इन्वेस्टिगेटर काम कर रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या चीज है क्या नहीं है। वो तो एक अपनी एक क्लैरिटी चाहता है। सबसे डिफिकल्ट कौन से टाइप की प्रोफाइल होती है टू वर्क ऑन? हाई प्रोफाइल सी होती है। हाई प्रोफाइल में भी पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन की बॉलीवुड, और मतलब सेलिब्रिटीज? पॉलिटिशियंस, बिकॉज बहुत गार्डेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डर होता है। नहीं, बहुत गार्डेड होते हैं, उनके आसपास किसी को भिनकने भी नहीं देते। बहुत डिफिकल्ट होता है वो केस। और अगर दूसरे केसेस में हमें 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, महीना लगता है, तो उस केसेस में हमें 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं। बट जैसे पॉलिटिशियन है अब, तो अब डायरेक्ट इन पे सर्विलेंस रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये मतलब ही नहीं है, प्रोटोकॉल पे घूमते हैं, मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन डजंट राइज, किस चीज़ की सर्विलेंस रखोगे आप? तो कोई जीपीएस भी नहीं डाल सकते इनकी गाड़ी में, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ भी चेंज होती रहती है लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि ये होटल जा रहे हैं, आज इस होटल चले गए, कल इस होटल चले गए। बट मोस्टली पॉलिटिशियंस के हर पॉलिटिशियंस का एक लोकल पॉलिटिशियन जो भी होता है, जिस भी सिटी में ज़्यादा ऑपरेट करता है, या 2-3 सिटीज़ में भी ऑपरेट करते हैं। नहीं, तो वो ये डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। बट मोस्टली एक लोकल सिटी होती है और एक दिल्ली जैसे कोई हब होगा जहाँ पे मेजॉरिटी ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे उनके होटल्स भी तो फिक्स ही होते हैं, वहीं जाते हैं। होटल भी फिक्स होते हैं, इनके फार्म हाउस भी फिक्स होते हैं, इनके फार्म हाउस भी फिक्स होते हैं, होटल भी फिक्स होते हैं, और इनके रूम भी फिक्स होते हैं। मजेदार बात, जहाँ इन्होंने जाना है इन्हीं की पार्टी का बंदा होगा जो इनका पूरा ख्याल रखेगा। एग्जैक्टली। और ये खुद गाड़ियाँ चला के आते हैं, मजेदार बात, और अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। ये किसी उसके साथ भी नहीं आते। बहुत कम लोग होंगे जो पुलिस को भी, एक्चुअली क्या है कि ये पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं कि आई एम गोइंग देयर, लेकिन नहीं, जब कोई काम करना है तो दे विल एब्सोल्युटली गो एंड अकॉर्डिंगली डू द थिंग्स। अब उसके लिए हमको फिर वहाँ पर एक टीम थोड़ी चाहिए। हम एक टीम से कैसे काम करेंगे? तो ये तो हमें क्लाइंट से समझना पड़ता है ना कि उसको कहाँ तक डाउट है, उसको क्या पता है। जब तक कोई भी पॉलिटिशियन का केस हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट की टिप ना हो। अगर हमारे ये सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की टिप नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे काम करेंगे? अब ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना।
और यूजुअली पॉलिटिशियंस प्रोटोकॉल में घूमते हैं जब ऑफिशियल काम कर रहे हैं, नहीं तो ये से छुपके से निकलते हैं। हाँ, काम होते हैं। आज सबसे ज़्यादा डिटेक्टिव की और ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की सर्विसेज कौन यूज़ करता है? कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इसकी? ये प्री एंड पोस्ट हर कोई आदमी यूज़ करता है, एम्प्लॉयमेंट यूज़ करता है, डीबगिंग यूज़ करता है, कॉर्पोरेट और पर्सनल दोनों सर्विसेज यूज़ होती है। ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? शादियों में? शादियों में तो होती है नेचुरली। आज की डेट के अंदर बेसिकली पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। तो पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन मीनिंग शादी के बाद की इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो समझ गया मैं। अब क्या शादी के बाद इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं लोग? किस किस चीज़ों पे करते हैं? कौन ज़्यादा करवाता है? लड़के, लड़की, फैमिली वाले, इन लॉज वाले? नेचुरली है, लड़के वाले कराते हैं लड़की की शादी के बाद। शादी के बाद उनको लगता है कि इसके पास राइट ज़्यादा है, फीमेल के पास राइट ज़्यादा है, सारा कोर्ट इसके साथ है, पुलिस इसके साथ है, सब कुछ इसके साथ है, राइट। अब ये अपना हुक्म चला रही है तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं है ना। तो वो चीज़ें माइंड के अंदर अगर इंडिविजुअल लेके चलता है तो यहाँ पर तो गड़बड़ है। ये चीज़ तो किसी तरह से होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी से डिस्कस करते हैं पोस्ट मैट्रिमोनियल की, हम 1 से 1.5 घंटा उससे डिस्कस करते हैं कि भाई तुम्हारा एम क्या है, तुम क्यों पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराना तो शादी कर ली, अब क्या? नहीं, सुनिए ना, उसमें क्या है कि हम क्यों करना चाहते हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम्हें कोई रिवेंज लेना है, क्या तुम्हें कोर्ट में जाके कोई बेनिफिट लेना है, तुम्हें लगता है तुम्हारी वाइफ की इन्वॉल्वमेंट है, राइट, तो तुम्हें उसके फोटोग्राफ्स चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, या तुम अपनी एक सेटिस्फेक्शन करना चाहते हो कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ इन्वॉल्व भी है कि नहीं है। और वाइफ का भी ऐसे हस्बैंड के साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा, राइट। तो ये चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डिस्कशंस करते हैं तो डिस्कशंस में बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, क्लैरिटी आती है। लेट्स ब्रेक डाउन आपकी जितनी, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की सर्विसेज और चीज़ें जो आप करते हो, राइट। सो लेट्स ब्रेक डाउन वन बाय वन केसेस, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस मैं उनके ऊपर पूछता हूँ। आप पूछो। जैसे आपने फर्स्ट बताया प्री मैट्रिमोनियल, शादी से पहले लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं सामने वाले पे पूरी उसके बैकग्राउंड निकालने के लिए, खबर निकालने की, राइट। वो बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, जनरल फाइनेंस है, सब कुछ है। हाँ, तो क्या शादी से पहले सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं लोग जिसको चेक करवाने के लिए इन्वेस्टिगेटर लगता है? जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है कि नहीं, लोगों को ये डाउट होता है। देखो, इन्वेस्टिगेशन में जब प्री मैरिटल की कोई भी इन्वेस्टिगेशन आती है तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ, इट्स वेरी इजी। आप 60-65% काम तो खुद भी कर सकते हो। कैसे? आपको इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी अगर विदेश जाना चाहता है और वहाँ कंट्री में वीज़ा लगता है, उसने जाना 10 दिन है, सिर्फ 10 दिन के लिए जाना है। अब एम्बेसी में गया, उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये चीज़ें सबमिट कर, फाइनेंशियल अपने सबमिट कर। अब फाइनेंशियल सबमिट करता है बंदा, करेंसी लेके जाता है, वहाँ पर खर्च करता है, फिर इंडिया में आ जाता है। अब फाइनेंशियल में क्या है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, 3 साल की ITR है, कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम है, कैसे कमा रहा है, क्या चीज़ है, वो सब एनालाइज करते हैं और उसको दे देते हैं। इंडिविजुअल क्यों नहीं फाइनेंशियल मांगता, खुद मांगे, अपने फाइनेंशियल्स उनको दे, उनके फाइनेंशियल्स खुद मांगे, आधे से ज़्यादा काम तो सॉल्व हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, फाइनेंस को लेकर। बाकी काम तो हम करेंगे ही भाई, बाकी काम के लिए तो हम बैठे ही हैं, राइट। अब नेक्स्ट मेडिकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई इन्वेस्टिगेटर इस तरह से नहीं निकाल सकता। हम उनको समझाते हैं, आप बोलिए कि हम अपने मेडिकल टेस्ट कराते हैं, आप भी अपना मेडिकल टेस्ट हमारे साथ कराएं, देखते हैं हमारे मेडिकल टेस्ट कैसे आते हैं। अब रह गया सेकंड चेक। 4 फेसेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन में प्री मैरिटल के अंदर। फर्स्ट फेज इज बेसिक इंक्वायरी, सेकेंड फेज होता है उसकी एक्टिविटी वॉच करना। 15 दिन एक्टिविटी वॉच कराओ, हफ्ता एक्टिविटी वॉच कराओ, 1 वीकेंड एक्टिविटी वॉच कराओ, 2 वीकेंड एक्टिविटी वॉच कराओ। उससे एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये लड़का या ये लड़की किसके साथ घूमती फिरती है, क्या खाती पीती है, क्या खाता पीता है। बट क्या 10 दिन में क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। बहुत कुछ, बहुत कुछ भाई। जिसको रोटी खानी है वो 10 दिन तक थोड़ी भूखा रहेगा भाई, उसका तो पेशा है, उसने तो करना है सिस्टम। उसको तो शादी भी करनी है, शादी तो वो पैसे से कर रहा है। एक तो उसकी उम्र हो रही है, दूसरा उसकी फैमिली प्रेशराइज कर रही है, उसे शादी करनी है, उसका तो सिस्टम दूसरों के साथ भी चल रहा है। तो ये सेकंड पार्ट है फेस का। थर्ड पार्ट फाइनेंशियल होता है।
जो हम कहते हैं आप लोग। तो यूजुअली लोग झूठ बोलते हैं फाइनेंशियल लोग पता है, अब बताओ आपके कितने घर हैं, कहाँ पर है, क्या एड्रेस है, ठीक है, कौन कौन से बैंक है, अच्छा कितनी सैलरी आती है। हाँ नहीं पूरी साहब ये पूछेंगे तो फिर रिश्ता कैसे करेंगे, ये तो आप निकालो। मैं क्या भाई हम निकालेंगे तो बड़ा खर्चा होगा और ये जेन्युइन भी नहीं है। आप डरोगे किसी चीज को पूछने के लिए तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। आपको डरना नहीं है, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे। आप यूजुअली लोग फाइनेंसेस ज्यादा बताते हैं कम बताते हैं? हमेशा बताते ही नहीं है। बताते ही नहीं मतलब कुछ तो एक लेवल होता है ना। लोग यूजुअली फाइनेंसेस वेरी प्री मैट्रिमोनियल के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं प्री मैट्रिमोनियल के अंदर जो फाइनेंसेस बताते हैं वो हाई बताते हैं। ये फार्म हाउस मेरा है, इतनी मेरी सैलरी है, इतनी मेरी इनकम है। कहाँ से लड़के सब झूठ बोलते हैं। झूठ है ना, वो लड़की है वो लड़के कुछ भी हो यार। और मैक्सिमम लोग कितने % लोग झूठ बोलते होंगे फाइनेंसेस के बारे में 100 में से? 100 में से 33% से 40%, 33 से 35%। 30-35 लोग झूठ ही बोलते हैं। झूठ ही बोलेंगे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी बायोडाटा बनता है हम मानते हैं कि ये फैब्रिकेट की चीज़ है। और रिश्ते कहाँ से आ रहे हैं? मैट्रिमोनियल वेबसाइट से। हम कैसे उस चीज़ को करेक्ट मान लें? एक जो वेबसाइट चला रहा है, एक जो कंपनी बना रहा है, उसका अलग चेक है, ठीक है कि नहीं? बहुत कम लोग होते हैं जो उनसे डिटेलें मांगते हैं। बहुत कम मैट्रिमोनियल चलाने वाले लोग हैं जो क्लाइंट से डिटेलें मांगते हैं, उनको पैसा चाहिए। कई बड़े क्लियर हैं जो कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए यार, हमें क्लाइंट भी नहीं चाहिए, हमें ये डिटेल जरूर चाहिए क्योंकि हमारा ये एक सिस्टम है, ये हमारी यूएसपी है, राइट? तो उन लोगों में तो कभी दिक्कत ही नहीं आती फाइनेंस की। लेकिन आप मंदिरों में मिल रहे हो, आप गुरुद्वारे में मिल रहे हो, आप मंदिरों में कहीं जा रहे हो, आप वैसे आपको रिश्ते आ रहे, कोई बता रहा है, कुछ कर रहा है, हाँ जी हाँ मेरे पास तो BMW है, मैं तो मर्सिडीज़ है, अब है क्या स्कूटर, रहता क्या है जनता फ्लैट में। तो लड़की को लेके जाता है, दिखाता है कि मेरे पास जो है बेसिकली ये फार्म हाउस मेरा है। ये केस आया मेरे पास। कैसे दिखा देगा ये? अगर यही नहीं तो कहाँ से दिखा देगा BMW स्कूटर वाला? यही तो मजेदार बात है। बताओ कैसे दिखा देगा ये? अरे यही तो मजेदार बात। एक लड़की मेरे पास आती है, ठीक है, फैमिली के साथ आती है, इन्वेस्टिगेशन करानी है प्री मैट्रिमोनियल, क्या प्रॉब्लम है? फैमिली उसके साथ, फैमिली कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है लड़के में, लड़का ठीक है, लड़की कहती है नहीं कुछ गड़बड़ है, ये मेरी सिक्स सेंस बोलती है। अब सिक्स सेंस तो हर किसी के पास होती है, कुछ उसे यूज़ करते हैं, कहीं से यूज़ नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं नहीं कुछ गड़बड़ है सर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, राइट? जब तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन कराना? नहीं मुझे चाहिए इन्वेस्टिगेशन। जब ये मैट्रिमोनियल सेगमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय जो है फीमेल्स, राइट, हमारे से मेल्स की इन्वेस्टिगेशन कराती थी प्री मैट्रिमोनियल, राइट? उनको लगता था कि मेल के बारे में हमें सब पता होना चाहिए, शराब कितनी पी रहा है, फैमिली को कितना कर रहा है, घर लड़कियां कितनी घुमा रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके आने जाने का रूटीन क्या है, सारी चीज़ें। आज की डेट में 100 में से 15-20 लड़कियां भी नहीं है जो प्री मैरिटल चेक कराती है, सब लड़के करा रहे। ये उल्टा हो गया गेम। पहले अगर 70% था तो अब 70% स्विंग उधर चला गया, 80% था तो 80% स्विंग उधर चला गया। आप बोल रहे हो 80-85% लड़के चेक कराते हैं लड़कियों पे, लड़कियां चेक नहीं कराती? अब नहीं कराती ना, उनको मालूम है हमारे पास पावर्स हैं, इसलिए तो बिजनेसमैन छुपाता है, उनको मालूम है सिस्टम हमारे साथ है। तो लड़के क्या चेक कराते हैं? आप बोल रहे हो कि 85% लड़के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। लड़की का क्या सिस्टम है, किसके साथ उठती बैठती है, क्या कमाती है, क्या कर रही है, इसका टेम्परामेंट कैसा है, राइट, इसकी कंप्लेंट्स हैं कि नहीं है लड़की की, राइट, कितनी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं इसकी, इसका जहाँ काम कर रही है ये कितनी काम पे टिकती है, लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसकी फैमिली के बारे में क्या बोलते हैं, इसकी किसके साथ बैठती है, इसके माँ बाप के साथ इसकी कितनी है, इसकी दोस्तों यारों के साथ इसकी कितनी है, इसका घर में उठना बैठना कितना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, इसका टेम्परामेंट क्या है। एंड ये पेरेंट्स चेक कराते हैं कि इंडिविजुअल? पेरेंट्स भी कराते हैं, इंडिविजुअल, जनरली इंडिविजुअल कराते हैं। पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते कि उनको अरेंज मैरिज? अगर आप लव मैरिज करते हो तो पेरेंट्स का सिर्फ इतना होता है कि फैमिली कैसी है, बस ये चेक कर दो। भाई मेरी लड़की तो मेरे लड़के को, इस लड़के को जानती है अच्छी तरह से, पूरी सब मैंने सर चेक करा क्या करना है। मेरा लड़का भी कनाडा बैठा हुआ है, ये लड़की भी कनाडा बैठी हुई है, राइट? मुझे तो फैमिली चेक करा दो, फैमिली इनकी कैसी है।
लड़का कितनी सपोर्ट कर रहा है इसे, फैमिली को, और ये फैमिली कितनी उसके ऊपर डिपेंड करती है, बैंक कितनी करती है। ज्यादा चेक्स कौन कराते हैं, अरेंज मैरिज वाले, लव मैरिज वाले? ज़्यादा चेक कौन कराते हैं, अरेंज मैरिज वाले या लव मैरिज वाले? मेरे हिसाब से ये अगर फैमिली चेक कराएंगे, ठीक है कि नहीं, तो लव मैरिज वाले आ जाएंगे, और अगर दूसरा चेक होगा तो अरेंज मैरिज ज़्यादा होती है। मतलब इंडिविजुअल अगर चेक कराते हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा केसेस में आपके पास कहाँ आती है? प्री मैरिटल, अरेंज मैरिज केसेस में लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में। मुझे प्री मैरिटल कुछ स्टैट्स बताओ कि ज़्यादातर प्री मैरिटल जब इन्वेस्टिगेशंस करते हो तो लोग ज़्यादा झूठ कौन बोलते हैं? एनआरआई बोलते हैं, सरकारी नौकरी वाले बोलते हैं, बिजनेस? एनआरआई झूठ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? बहुत झूठ बोलते हैं। वो कोई कहता है मेरा पेट्रोल पंप है, कोई कहता है मेरा ये है, कोई कहता है मेरा वो है, कुछ भी नहीं कर रहे होते। जब पंजाब के लोग जो चेक कराते हैं, ये बिल्कुल वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे? कौन? कुछ है ही नहीं सिस्टम, उनका सिस्टम ही नहीं है, बहुत कम। अगर आप 10 केसेस करते हो तो आपको 3 केसेस करेक्ट मिलते हैं, 7 केसेस नेगेटिव आते हैं, आपका फ्रॉड आते हैं एनआरआई के अंदर। फ्रॉड मतलब क्या कि उधर कुछ भी नहीं, नौकरी कर रहे होते हैं? नौकरी कर रहे होते हैं, कोई कहाँ कर रहा होता है, कोई कुछ कमा रहा होता है, कोई ट्रक चला रहा होता है, राइट। और वो कहते हैं जी हमारा तो ट्रांसपोर्ट का काम है, बिजनेस है हमारा। अब ट्रक चला रहा है बंदा, कहेगा ट्रांसपोर्ट, यार ठीक है यार ट्रांसपोर्ट का काम होगा। मेरी उसके साथ पत्नी है, मेरे को उसने जो है 5% में रखा हुआ है। भाई क्यों रखा हुआ है तेरे को 5% के अंदर? जब चेकिंग होती है तो पता चलता है तो इतने पैसे कमा रहा है, ये इसकी तनख्वाह है, ये इसका अमाउंट है जो ये ले रहा है, ये इसका घर है जहाँ ये रह रहा है, तो तू पार्टनर कहाँ से हो गया? बट उस अट्रैक्शन में बहुत लोग फंस जाते हैं। यस, वो नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर। एक्सप्लेन। पंजाब तो कहता है जी आप जाओ शादी करो, असी आने तुहाडे पिछे। Their thoughts are such. Now they are also intelligent. It's not that, because अब जो है परसेंटेज उनकी कम हो गई है, क्योंकि अब गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। बट गलत लोगों से भी शादी करने के लिए लोग रेडी होते हैं कि बस वहाँ जाने को मिलेगा। यस, हम मना करते हैं, उसके बाद भी शादी कर लेते हैं। एंड क्यों? रीज़न क्या होता है? बस सेटल होना है वहाँ पर। There's one, एक बहुत कॉमन स्कैम है विच इज़ देयर इन द सर्कल, कि कोई एनआरआई बन जाता है, वहाँ जाके कुछ काम कर रहा है, मे बी टैक्सी चला रहा है या बहुत ही बेसिक जॉब कर रहा है, वो वहाँ से अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ पोस्ट करके यहाँ पे ऑनलाइन डेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, लोगों से प्यार व्यार करते हैं, बात करते हैं। दे डिसाइड कि एक बार उनको बुला भी लेते हैं उधर, फिर उधर घूमेंगे 3-4 दिन, बहुत ज़्यादा उनको पूरी ऐसी दुनिया दिखाएंगे कि अट्रैक्ट करके लगेगा वाह आपको अब हम ऑस्ट्रेलिया ले आएंगे, यूके ले आएंगे, कनाडा ले आएंगे। एंड देन वो बोलते हैं शादी करते हैं, शादी करने के लिए मैं इंडिया आ रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ। इधर आके बोलते हैं कि मैं कस्टम में फंस गया हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, वहाँ फंस गया हूँ, वीज़ा ऑफिस में फंस गया हूँ, मेरे पास तो डॉलर्स ही हैं, बस इंडियन रुपीज़ नहीं है, तो आप 5 लाख रुपए डाल दो मुझे यहाँ पे, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा था। ये सारे फेक फ़ोटोज़ भी दिखा देते हैं। 5 लाख रुपए डाल दिए किसी लड़की ने उम्मीद में, या लड़के ने उम्मीद में कि चलो ये आ ही जाएगा, अभी तो शादी, अपना फ़ोन भी बंद कर देगा, नज़र भी नहीं आएगा, भाग जाएगा। 5 लाख रुपए लिए स्कैमर्स तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये एक ही मतलब 5 लाख रुपए कम से कम 15 लोगों से कर लिया और करते ही जा रहे हैं, हर शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। इट्स लाइक फुल ग्रुप डूइंग। आप हिंदुस्तान के अंदर देख लो ना, आप हिंदुस्तान के अंदर देख लो कि ऐसे ऐसे स्कैमर्स हैं जिन्होंने पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा। मैं प्रोसेस बताऊँ ना, पोस्ट मैरिटल कोई आया आपके पास कि सर अब शादी हो गई है हमारे बच्चों की या हमारी, अब हम चाहते हैं कि हम सामने वाले पे, हमारे पार्टनर पे इन्वेस्टिगेशन करें, तो क्या प्रोसेस होती है? व्हाट डू यू फॉलो? कैसे स्टार्ट करते हो? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि उसकी डिस्कशंस होती हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इस चीज़ को पाने का है कि उसका एम क्या है। एम में ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है। उसके अंदर उस शादी को तोड़ना है, उस शादी को बचाना है, या उसे कोई रिवेंज लेना है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कई लोग रिवेंज लेते हैं, कई लोग उसमें कोर्ट केस के लिए थ्रू जाते हैं, और कोई लोग जो है मैरिजेस को बचाते हैं। तो ये सबसे पहले होता है। हम लोगों को हमेशा बोलते हैं कि बॉस जिस शादी में ट्रस्ट नहीं है, राइट, जिस शादी में आप किसी के ऊपर एतबार, ट्रस्ट हो जाता है, रिलेशनशिप को कैसे बरकरार करते हो,
कम्युनिकेशन। अब जैसे क्या होता है कि मैरिटल कपल्स होते हैं, ये टाइम ही नहीं देते एक दूसरे को, वो भी बिजी है, वो भी बिजी है, संडे सैटरडे मिल लिए, कुछ कर लिया, कहीं चले गए, कुछ खा पी लिया, इट्स ऑल ओके। ये कोई मैरिज लाइफ है? आपको एटलीस्ट अपने बीवी को अपने 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे तो एवरेज देना चाहिए वर्किंग डेज में, 1 घंटा तो कम से कम दो। यू सी, यू हैव टू गिव एन इंपॉर्टेंस टू योर स्पाउस, इफ इट इज अ मेल और फीमेल, जो मर्जी है। सिस्टम क्या है बेसिकली, कहाँ आपका सिस्टम नहीं चलता, आप डिस्कस ही नहीं करते, आप कम्युनिकेट ही नहीं करते, आपके दिमाग में अपनी सारी चीज़ें चलती रहती है। 60 to 65% मैं बोलूँगा केसेस जो होते हैं, जो किए जाते हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, सब बेकार होते हैं। उन्हें पैसे खर्च करने हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्यों? चेक कराना है कि क्यों नहीं मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही, क्यों नहीं मेरा ध्यान रख रहा, कहीं और चेक कर रहा है। अच्छा ये जिम बहुत जा रहा है, क्यों जिम जा रहा है, पहले तो नहीं जाता था। अब ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, पहले तो नहीं पहनता था, पहले तो ये कैजुअल था बहुत ज़्यादा, अब ये बहुत ज़्यादा सूटेड बूटेड बन गया है, ऐसा क्यों हो गया? अरे मेरी वाइफ जो है, पहले तो इतने बाल थे, अब इतने बाल करा लिए, अब इसने स्लीवलेस पहनना स्टार्ट कर दिया, अब इसने साड़ी कॉटन्स की पहननी स्टार्ट कर दी है। अरे भाई यार, तुम इस चीज़ से ऊपर उठ जाओ। तो 55 to 60%, 60 to 65% भी हो सकता है। इन्हीं रीजंस की वजह से इन्वेस्टिगेट करा। मैं कह रहा हूँ लोग खाम खा के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसकी कोई तुक नहीं है, फालतू शक। अगर आप एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हो, मेल एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, फीमेल भी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं घर के अंदर, मार पिटाई हो रही है, आप डिवोर्स चाहते हो, आई कैन अंडरस्टैंड। वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनता है डिवोर्स का, राइट? लेकिन उसके लिए आपने कितनी कंप्लेंट्स की है? अगर आपने 100 नंबर पे कॉल भी नहीं किया और आपने मार खाई या आपने मारा, राइट, जो मर्जी हुआ, आपने 100 नंबर पे कॉल नहीं पार्टी ने किया, तो उस 100 नंबर की कॉल को कहाँ देखा जाएगा, उस चीज को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? आज के बाद कोई लड़ाई हो, आप इमीडिएटली पुलिस में को फोन करो कि 100 नंबर पे कॉल कर दो जी, ऐसे ऐसे मेरे प्लीज मेरा एक्सरे करा लो, मेरा जो एमआरआई करा लो, जो मर्जी करा लो, मेरी चेकिंग करा लो, दिस पर्सन हैज अब्यूज मी, इसने मुझे मारा पीटा है, इसने मुझे ये किया। मेरे पास एक केस आता है, आपसे मिलना है, मैं कहा आ जाओ, तो वो मारने के लिए मुझे जो बोलता है, राइट? आपको मालूम है मेरा वो केस या नहीं? बंदा मेरे पास आता है, मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, मेरे से मिलने के लिए बात करता है, मैं कहता तू आ जाओ मेरे पास। मैं सोचता हूँ मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट मेरे से मिलने की फीस देगा, मेरे से मिलेगा, मेरे से डिस्कस करेगा, मैं समझा दूंगा उसे, एक्स्ट्रा मैरिटल चेक कराना है, आ जा भाई, ठीक है। वो बंदा मैं जूं ही देखता हूँ, मैं जूं ही उस बंदे को देखता हूँ, जब वो मेरे ऑफिस में आता है, मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है। मैं कहता है यार ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, इसकी तो वाइफ ने केस कराया था। अभी भी मुझे समझ में नहीं आता उसका मकसद क्या है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आता उसका मकसद क्या है। बैठता है, मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल केस है, अच्छा वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करानी है, एक्स्ट्रा मैरिटल, कहता है नहीं। रिवॉल्वर निकालता है, कहता आपको खत्म करना है, आपको मार देना है। अब अंदर से मेरा दिल भी 2 मिनट के लिए घबरा जाता है, मैं भी 2 मिनट के लिए कहता हूँ यार ये क्या कर रहा है। ऊपर से कोई बात नहीं, मारना चाहते हो बैठो 2 मिनट, क्यों मारना चाहते हो मुझे, क्या रीज़न है, क्या कारण है? कहते हैं ऐसे ऐसे वाइफ ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी आपसे, आपने उसे ये प्रूफ दिए थे, राइट? आज मुझे वाइफ ने बता दिया तो अब मैं आपको मारूंगा। ओ, मैंने कहा ओके, बैठ गया, रिवॉल्वर इसने टेबल पर रख दी, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा बलदेव पुरी, तेरे को थोड़ा सा टैक्टफुली से हैंडल करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला मारना चाहते हो, हाँ औकात है तो मुझे मार के दिखाओ, तुम्हारी अगर औकात है तो मुझे मार के दिखाओ। बंदा कंफ्यूज हो जाता है,
वो 2 मिनट हिलता है, जो ही वो ब्लिंक करता है उसकी आइस 2 मिनट हिलती है, मैं कहता हूँ यार कुछ स्कोप बन गया, अब बात हो सकती है इससे। मैंने कहा लेकिन तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे, ये तो गारंटी है। तुम एक डिटेक्टिव के ऑफिस में बैठे हो, तुम्हें कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा और तुम्हारी कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ये तो गारंटी है। तुम नहीं बच पाओगे, लेकिन तुम मुझे क्यों मार रहे हो? किसने तुम्हें बताया था? कहते मेरी वाइफ ने बताया था। मैंने कहा पहले वाइफ का मर्डर किया तुमने? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम वाइफ का मर्डर करके आए हो? क्योंकि देखो एक कन्वर्सेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है। मैं कोई ये नहीं चाहता कि उसकी वाइफ का मर्डर हो। मैंने कहा वाइफ का मर्डर करके आ रहे हो मेरे पास? कहता नहीं। मैंने कहा तुम उससे अब प्यार करते हो, तुम्हारे जो प्रूफ दिए थे तुम उससे सुधर गए, तुम्हारी वाइफ ने तुमसे डिस्कस किया, तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं कहा ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही भाई साहब, सॉरी। मैं कहा ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही, राइट। कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, डिस्कशन स्टार्ट होती है। जब तुम किसी से कोई चीज डिस्कस करते हो तभी किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो ना। न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज तभी होगा ना। तो मैं हमेशा पोस्ट मैरिटल के लिए बोलता हूं, जो मेरे पास आते हैं, कम्युनिकेट करो, ट्रस्ट रखो, स्पेस दो अपने पार्टनर को। आपके यहाँ तो आते ही भी होंगे जिनको आपस में ट्रस्ट नहीं होता हो। ट्रस्ट नहीं होता, आते हैं, मैं उन्हें वही तो समझाता हूँ कि भैया तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी स्ट्रांग है, तुम पर्सनल स्पेस कितनी देते हो एक दूसरे के ऊपर, तुम्हारे रिलेशनशिप किस लेवल तक जा चुके हैं, तुम्हें कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पर हमारी हेल्प चाहिए। ऐसे ही मत तो 65 से 70% पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर जो चीटिंग के हमारे पास केसेस आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, वो अलग से लेवल के उभरते हैं। टोटल केसेस अगर मेरे पास, अगर सपोज 1 महीने के अंदर 20 केस आए, 30 केस आए, तो उसमें एक तो केस मैंने वो कर दिए जो झूठे हैं, वो 50% है, 60% है। उसके बाद जो केसेस हैं वो कौन से नेक्स्ट आए, जो चीटिंग वाले हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज वाले, राइट। वो आप क्या करोगे यार, अब आप उसे समझाओगे, आप उसे कम्युनिकेट करोगे, आप उसे बताओगे कि तुम्हारी कहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो किस तरह का बंदा है या वो किस तरह की बंदी है, क्या क्या करती है, क्या क्या उसका टाइम शेड्यूल है, क्या चीज़ है। जब आप सारा डिस्कस करते हो तब जाके दूसरे को समझ में आता है कि बॉस मेरी भी गलती कहाँ पर है। वो कहते हैं ना, एक आदमी कोशिश कर ले, ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसको एक सपोर्ट चाहिए, वो लकड़ी हो या हाथ हो, आवाज़ सुनने के लिए दूसरे को। ऐसे नहीं आवाज़ आएगी कभी भी, तो वो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। नहीं, ऐसे बहुत लोग ऐसे भी चीट कर लेते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा, पार्टनर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो भी कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, वो आई डोंट थिंक कि पार्टनर की गलती होगी तभी कोई कर रहा है। राज आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो परसेंटेज कितनी है? 1%, 2%, 3%, कितनी? अब वो तो मुझे नहीं पता। बहुत कम, नॉट इवन 5%। जिनको अपने चक्कर चलाने हैं, जिनको ये एडम जो करके बैठे हुए हैं कि मैंने तो इसके ऊपर रूल करना ही करना है। मैं एक बहुत रिसर्च बताता हूँ आपको, रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी, राइट, विच इज़ बहुत ही न्यूसेंस, बट विच इज़ द स्टैट, मैं से वो स्टैट कोट कर रहा हूँ। 55% मैरिड पीपल इन इंडिया, जितने लोगों को भी उन्होंने सर्वे किया था उनमें से, आउट ऑफ देम 55% मैरिड पीपल इन इंडिया सेड they have cheated on their partners. Yes. Yeah. Yes. Out of them, women are more. Okay. And 48% of total people have said that at the same time you can love more than one person. और जब से इसको डिक्रिमिनलाइज किया है इस अडल्ट्री को, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट एक ऐप है, उनकी एक रिसर्च है कि 738% डाउनलोड्स ईयर ऑन ईयर उनके बढ़ गए हैं, क्योंकि उस ऐप के थ्रू लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला सकते हैं और चीट कर सकते हैं। तो जब से इसको डिक्रिमिनलाइज किया है, 738% डाउनलोड बढ़ गए। लोगों को समझ नहीं है। तो मतलब ये हमारा इतने केसेस हो रहे हैं तो आई एम श्योर कि सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि दोनों पार्टनर खराब है। ऐसा हो सकता है कोई एक पार्टनर खराब है, वो अपनी मर्जी से ही 10 के चक्कर चला रहा है। क्या होता है कि अगर ये 738% इंक्रीज है, तो इसमें अगर आप रिसर्च करोगे तो इसमें 6 फीमेल ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको सारे मेल मिलेंगे। आप एक रिसर्च अगर इसको पूरा और आगे जाओगे तो आपको इसमें मेल्स नजर आएंगे, क्योंकि ना उनकी एक प्रवृत्ति है, उनको एक सिस्टम में रहना ही नहीं है। फीमेल्स की वो प्रवृत्ति नहीं है,
उनकी सोच बड़ी क्लियर है कि यार ये मैंने करना है, ये मैंने नहीं करना है, ये मैं कंट्रीब्यूट करूंगी, ये मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी। तभी हम लोगों को समझाते हैं कि आपकी जिस टाइम शादी हो आप क्यों नहीं ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हमने बच्चा कब पैदा करना है, हमने कब क्या करना है, हमारे फाइनेंसिस कैसे होंगे, हम कहाँ घर पे रहेंगे, हम कितनी सपोर्ट रखते हैं, हमारे बैंक बैलेंसेस कितने हैं, आपकी कितनी एफडीज है, मेरी कितनी, ये क्यों नहीं डिस्कस करते सारी चीज़ें। क्योंकि ये ऐप के थ्रू जो बंदे आ जाते हैं ना, उनको एक लस्ट हो जाती है, उनका एक दिमाग चलता है कि नहीं अब हमें जो है अपनी बीवी के साथ, तो ये क्या डीक्रिमिनलाइज मीन्स व्हाट, बेसिकली ऑफेंस नहीं है ना, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि ये आप बीवी को छोड़ दोगे, बीवी को छोड़ के आप दूसरी किसी के साथ भी जाओ तो ये तो ऑफेंस है ही है ना, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ट्रू, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। बट ज़्यादा आपके इसमें केसेस किस चीज़ के लिए ज़्यादा आते हैं? चीटिंग के। हाँ, पोस्ट मैरिटल चीटिंग केसेस आते हैं। अब एक पार्टनर को शक होता है कि मेरा पार्टनर चीट कर रहा है, 35% चीटिंग के आते हैं केसेस, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, राइट? और उसमें उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिवेंज, शादी तोड़ना कि शादी बचाना? ज़्यादातर किस चीज़ के लिए होता है? मैं बताता हूँ। उसके अंदर जो बेसिकली जो जिनकी 5 साल से ऊपर शादी हो जाती है, राइट, जिनकी 5 साल से ऊपर शादी होती है, वो कहते हैं हम शादी बचा लें, राइट। जिसकी शादी 1 साल के अंदर हो जाती है, 1 साल तक ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वो कहते हैं हमें डिवोर्स चाहिए। और जो 10 साल से ऊपर चले जाता है, जो 14 साल 15 साल चले जाता है, वो तो रिवेंज लेता है। वो तो कहता है मेरे बच्चे भी मेरे साथ है, अब तेरे को मैं बताती हूँ, तू कर दे तूने जो करना था, अब मैं तेरे को बताती हूँ। एंड कौन ज़्यादा चीट करता है, लड़के की लड़कियाँ? लड़के। हस्बैंड ज़्यादा चीट करते हैं। हमारे पास जो केसेस आते हैं, स्टडी क्या कहती है, आई विल नॉट से एनीथिंग, जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें मेल ज़्यादा चीट करते हैं फीमेल से। मैं अपने दर्शकों से ये नहीं बोलूँगा कि भाई कि ये कोई मेरी जो मेरे पास जो आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट, दैट इज़ द थिंग। तो विमेन आती है आपके पास कि उनको लगता है हस्बैंड चीट कर, एंड क्यों, क्या कभी बातें करी उनसे? बिल्कुल करिए, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया कि उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, उनका सिस्टम चेंज हो जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फैमिली चेंज हो जाता है, फाइनेंशियल वो चेंज कर लेते हैं, वो अपना ध्यान नहीं देते हैं वाइफ की तरफ। तो वहाँ सारी चीज़ें जहाँ चेंज होती जाती हैं, वहाँ पर उनको फिर एक रेड फ्लैग्स आ जाते हैं। वो हमको अगर 4 रेड फ्लैग्स देते हैं तो उस पर हमें ब्रिज बनाना है। अब हमें ब्रिज बनाना है तो ब्रिज ऐसा तो बनेगा नहीं ना, ब्रिज के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, दैट इज़ ऑल। तो लड़के वो कल्प्रिट माने जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, फंस जाते हैं, पता चल जाता है हमें। एंड पता कैसे करते हो आप, पकड़ते कैसे हो? अंडर कवर। गिव मी एन एग्जाम्पल, एक रैंडम मुझे केस बताओ या एग्जाम्पल बताओ कि एक वाइफ आई आपके पास, बोलती है कि हस्बैंड चीट कर रहा है, एंड आपको पता नहीं है चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यू डोंट नो, राइट? बिकॉज शक भी हो सकता है वाइफ का ये सारे रैंडम चीज़ों पे कि जिम ज़्यादा जाता है या टाइम कम देता है, या रियलिटी भी हो सकती है कि एक्चुअल केस है। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नाउ डिकोड? उसके पहले, सबसे पहले तो उसके साथ बैठ के, जैसे मैंने बोला, डिस्कशन की, और उसको नहीं पता, वो हो गया, वो चैप्टर इज क्लोज, राइट। नाउ सेकंड इज आवर चैप्टर स्टार्ट। इसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि ये बंदे के ऊपर सबसे पहले तो सर्विलेंस लेनी पड़ेगी, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर्स करना पड़ेगा, राइट। और उसकी वाइफ को एडवाइस करनी पड़ेगी कि बॉस तू इसकी गाड़ी में GPS डिवाइस लगा दे, ट्रैकर लगा दे, क्योंकि उसका राइट है, हम नहीं लगाते ना, हमारा कोई राइट है, तेरा राइट है, तू लगा दे। तू देखना चाहती है तेरा पति कहाँ जाता है। 2 बजे इन्वेस्टिगेशन कंपनी थोड़ी काम करेगी तो कितनी कंपनी काम कर लेगी और कितने पैसे ले लेगी। वो बंदा 12 बजे उठता है, 12:30 बजे उठता है, निकल जाता है, और वो 4 बजे वापस आ रहा है। एटलीस्ट पता तो कहाँ गया। अगर अपना सिम डालते हो उस ट्रैकर के अंदर और अंदर लगाते हो, तुम तो वॉइस भी सुन सकते हो कि किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, दिन में बात कर रहा है, रात को बात कर रहा है, तुम्हें सब पता है, राइट। ये सारे सर्विलेंस के पार्ट होते हैं। कुछ काम इन्वेस्टिगेशन कंपनी वाले खुद करते हैं, कुछ काम क्लाइंट करता है। सक्सेस तो तभी मिलेगी ना, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता। GPS ट्रैकर से पता चल जाता है, GPS ट्रैकर से उसकी लोकेशंस पता चल जाती है। कई GPS ट्रैकर फ्रेंड्स, नो, तो इट्स ओके ना। इफ इट इज द फ्रेंड्स, हाउ मेनी डेज, एवरी डे इज गोइंग टू द फ्रेंड्स, यू डोंट नो। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से और लेयर्स होते हैं इसके अंदर। लेयर्स तो बहुत है ना। अगर एक ही घर में रोज जा रहा है और वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाता है,
या एक जगह से वो पिक करता है, उसे मालूम है यार ये इसकी अब छुट्टी होगी, अब ये मेरे साथ में जाएगी, अब मैं इसे घर ड्रॉप करूँगा, फ्रेश होंगे 2 घंटे हम इंजॉय करेंगे, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। एटलीस्ट वाइफ को ये सारा आइडिया तो लग जाता है। हम उसे सबसे पहले करते हैं, बिफोर हायरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन कंपनी, GPS ड्राइव लगाओ, खत्म करो, एक ही बार खत्म। में। आप इन्वेस्टिगेशन कंपनी को हायर करोगे, वो 1 रुपया लेगी, आपका 10 पैसे में काम हो जाएगा यार। आज ज़्यादा केसेस तो इस पे सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली क्या चीज़ है कि और कोई भी एडुकेट नहीं करता ना, दिस इज रॉन्ग थिंग। हमारे पास आते हैं, हम एजुकेशन देते हैं उनको। बट एक बात बताओ, GPS ट्रैकर लगाना, किसी को ट्रैक करना, प्रिवेसी ब्रीच नहीं है? क्यों? वाइफ का हस्बैंड को लगा रही है, हम थोड़ी लगा रहे हैं। बट कहाँ से नहीं कर सकते वाइफ पे? कैसे कर सकते? लॉ राइट नहीं देता, हस्बैंड नहीं कर सकता, वाइफ कर सकती है, नहीं कर सकती ये नहीं पता मुझे। ऐसा है, जहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी आ गई, जहाँ वो 7 फेरे लिए जाते हैं ना, तो तुम्हारा ये तुम्हारा, हमारा ये हमारा, तुमने ये करना है, तुमने उसकी बात माननी है, मैंने इसकी बात माननी है, सारी बातें होती हैं, राइट? तो वो जो सारी बातें होती हैं, तो उसमें ये भी चीज़ आती है कि मैं अपने पति की इन्वेस्टिगेशन करा रही हूँ, मुझे डाउट है कहाँ चले जाता है, वो सीधा वो पुलिस के पास जाती हस्बैंड है। नहीं करवा सकता, मैं ये बता रहा हूँ। देखो, हस्बैंड करा सकता है, नहीं करा सकता है, इनके कोर्ट के मामले हैं। पुलिस में कंप्लेंट दे सकता है कि मेरे को शक है कि मेरी वाइफ रात को 2 बजे चली जाती है, तो मुझे ये चेक करना है, तो आप बताओ मैं क्या करूं? कहते कंप्लेंट डाल दे, तो वो कंप्लेंट जो है वैलिड जाती है 1 महीने के लिए। एक FIR जो होती है वो लॉन्ग टर्म चली जाती है, और जो कंप्लेंट होती है वो 1 महीने तक की वैलिडिटी होती है उसकी। कंप्लेंट डाल दी, कंप्लेंट कर दी, राइट? कंप्लेंट पुलिस वाले कहते हैं कर दे, हमें कोई लेना देना नहीं, तू जो मर्जी कर। फिर वो अपना एक रिकॉर्ड बनाता है, वो अपनी एक फाइल तैयार करता है कोर्ट के लिए कि ये मैंने चीज़ें चेक की, ये मैंने कराया। लेकिन इन्वेड ऑफ प्रिवेसी वो तो हर किसी की गलत है ना। ओके, आपने अभी तक मुझे वो नहीं बताया। GPS ट्रैकर तो एक चीज़ बताई, और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आप करते हो? बस कैमरेज होते हैं, सॉफ्ट सारी चीज़ें होती है रिकॉर्डिंग करने की। बताओ 4-5 टूल्स बताओ, कौन कौन से टूल्स होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये जो आप ऐनक देख रहे हो, इसमें भी कैमरा हो सकता है। लगा रखा है क्या अभी? अभी नहीं लगा रखा। इधर आने से पहले हमारे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करके आया कि इसका पता करता हूँ मैं क्या क्या, एक जनरल बात करूंगा। नहीं, एक जनरल नहीं, ऐसे नहीं होता। अब जैसे पता है कि आपका 29 को है, ऐसे तो नहीं इस रूम में लगा दिए 4 बार। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली हम जो हैं बेसिकली किसी की कॉल्स भी रिकॉर्ड नहीं करते। किस लिए करनी? जो हमें रोजी रोटी दे रहा है उसकी हम कॉल रिकॉर्ड करें, ये तो सिस्टम नहीं है, राइट? अगर कोई आदमी, कैमरास कौन से होते हैं? कैमरास बड़े होते हैं, ऐनक पे कैमरा होता है, आपके जो कवर होता है उसके अंदर कैमराज हैं, आपके मोबाइल्स के अंदर कैमराज हैं, राइट? और एक्सपोर्ट्स हैं जिसके अंदर आप कैमरा फिक्स कर देते हो। आपके कितने गैजेट्स हैं जिसपे आप कैमरा लेके चल सकते हो अपने साथ। ये घड़ी, ये पेन, ये तो सब पुरानी चीज़ें होगी। सबसे एडवांस कौन सी चीज़ देखी आपने इन टर्म्स ऑफ डिबगिंग? सबसे एडवांस्ड देखो, हम यूज़ करते थे कि अपने कोट के अंदर भी जो पता नहीं चलता था, राइट? क्या? कैमरास बड़े, हाँ बड़े पता नहीं चलते, राइट? लेकिन सबसे एडवांस जो चीज़ थी, जो लेटेस्ट थी, वो थी वो ऐनक के अंदर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको क्या पता मैंने कैमरे में लगाया है? मैंने बटन दबाना है, यहाँ से मैंने यूं बटन दबा दिया तो आपकी मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो मेटा ग्लासेस आ गए, अब तो ओपन हो गया सबके लिए। नहीं, एक्चुअली क्या चीज़ है कि बड़ी सिंपल सी बात है, जो मार्केट में है वो कुछ नहीं है। मार्केट में ऐसी चीज़ नहीं है। जो चीज़ एक्चुअल में जाती है वो चीज़ मिलती कहाँ पर है? कहाँ से लाते हो आप? बाहर से ही आती है। तो बट बाहर से कोई भी बुला सकता होगा। समझ होनी चाहिए ना कहाँ से खरीदनी है। चीज़ नहीं कहाँ से, खरीदनी कहाँ से है, कहाँ से वो चीज़ मिलेगी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं आज इस कंट्री में जा रहा हूँ, इस कंट्री में मैंने क्या क्या चीज़ें ढूंढनी है। मैंने सिर्फ सड़कें नहीं नापनी है, मैंने सिर्फ मॉल नहीं देखना है। कौन सी कंट्री सबसे एडवांस्ड है इन सब चीज़ों में? काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो अच्छी हैं, जो निकलती हैं, जिनके डिवाइसेस अच्छे होते हैं। बट जैसे यूरोप अगर आप जाओ ना, तो बड़ी बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की तो ऐड लगी रहती है, लाइक रोड पे। जैसे अपने इधर बिल्डिंग्स लोग होते हैं, वैसे लोग जो हायर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। स्पेन में तो बहुत बड़ा ही है। स्पेन में बड़ा, आपकी बात सही है। मैं बताता हूँ, हमारा जो एसोसिएशन बना, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर इन इंडिया, जिसका मैं नेशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑल ओवर इंडिया काम करता हूँ। हमने बिल पास करने के लिए लगाया, प्रीवियसली बिल उसके बाद आया, वो पास हो गया। हमारा बिल पास नहीं हुआ अभी तक।
हम कोई गलत नहीं है, जैसे आपसे हमारी पहले भी बात हुई, अब हमारे पास है, हमें कुछ सिस्टम तो दो ना। बट क्यों गलत? Actually- प्राइवेसी तो इन्वेड कर रहे हो, नहीं, आप privacy debug कर रहे हो, लोगों को रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई सर्विलेंस नहीं नहीं, ये नहीं है। हम लेटर ऑफ अथॉरिटी ले रहे हैं ना, हम उसी का काम कर रहे हैं जिसके पास राइट है। तो एक अडल्ट दूसरे अडल्ट की कैसे लेटर ऑफ अथॉरिटी दे सकता है? कोई राइट जो हस्बैंड दे सकता है ना वाइफ की, हस्बैंड वाइफ की नहीं दे सकता, वाइफ दे सकती है थोड़ी। ओहो, ले तो सकते हो ना आप, मेरे कहने का मतलब है आप ले तो सकते हो ना नहीं, उससे। जैसे आपने बोला कि एक फादर ने बच्चे पे लगा दिया, फादर कैसे लगा सकता है बच्चे पे? 18 बच्चे नहीं, 18 ईयर्स से ऊपर बच्चे के ऊपर फादर जो है मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन तो कर सकता है। वो क्या करेगा, कहाँ जाता है, मेरा बच्चा किससे मिलता है, मेरा बच्चा किससे नहीं करता, उसका कंसर्न ही नहीं है। नहीं, कंसर्न है बट टेक्निकली लीगल तो नहीं है ना स्टॉक करना किसी को। ये स्टॉक नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन स्टॉकिंग, नहीं, स्टॉकिंग एंड सर्विलेंस, हेयर लाइन डिफरेंस। हेयर लाइन डिफरेंस में सर्विलेंस करना इज नॉट लीगल, इट इज लीगल और इट इज मे बी ग्रे, मतलब लेट्स जस्ट से इट इज ग्रे, ग्रे, बट इट इज लीगल व्हेन यू आर नॉट यूजिंग, व्हेन यू आर नॉट डूइंग राइट एनीथिंग अनएथिकल, कोई भी काम उसमें नहीं कर रहे आप, तो लीगल है। कैसे पता? वो तो हमें पता चल जाता बट इन्फॉर्मेशन से कोई आदमी कुछ भी कर ले। इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम स्कूटनी करते हैं, तभी तो हम उस पर काम करते हैं, ऐसे थोड़ी काम करते हैं। किसी ने आपको बोला है कि सर जाओ राज पे सर्विलेंस कर लो, ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी फैमिली मेंबर ने बोल दिया, तो हम उससे डिस्कस, राइट थोड़ी है कि कोई कर सकता है। एक मिनट, उनको जो भी राइट हो मुझसे बात करें, मुझसे पूछें, मेरे से बात करें। यस, आपने बड़ा सही एग्जांपल दिया। मैं मुझसे उसका बोलते आंसर कि यार आप हमको आप पे शक है, आप आपके मोबाइल की लोकेशन 24/7 ऑन कर दो, बिल्कुल करेंगे। नहीं, आपकी सारी बात सही है, आप मेरी बात को समझे। जहाँ पर आप 24/7 अपने मोबाइल की लोकेशन अपने पेरेंट्स को दे रहे हो, तो वो हमको क्यों हायर कर रहे हैं? हमें तो हायर ही नहीं करेंगे ना। ये काम कहाँ होता है? जहाँ पर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, जहाँ पर दूसरा बंदा एडमेंट हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना, ये मुझे नहीं देना आपको, राइट आपने मुझे कोई खरीद थोड़ी लिया, आपने पैदा कर दिया ना मुझे। इट डजंट मीन दैट कि मैं आपकी प्रॉपर्टी बन गया। हाँ, नहीं, मैं नहीं बनता प्रॉपर्टी आपकी, मुझे नहीं करना। अलग हो जा ना, माँ बाप अलग कर देते हैं ना तेरे को, प्रॉपर्टी से अलग कर देते हैं, तेरा सिस्टम ही सारा अलग हो जाता है, खत्म ही हो गया, तो बेटा ही नहीं है। माँ बाप का कंसर्न होता है बच्चों के लिए, जैसे मैंने बताया कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा, वो शादी क्यों नहीं कर रहा, वो बंदा मेरा छोटा बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे लगता है कि ये इन्वॉल्व है लेकिन मुझे नहीं बता रहा। जब मैं केस करके उसे बताता हूँ तो उसे कहता है कि हाँ यार ये मुझे पहले पता था। भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं वैलिडेट करना चाहता था किसी दूसरे के थ्रू, तो बता तो देते एटलीस्ट मुझे। गलत है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। उसका रिजल्ट एंड में अच्छा आया, इट्स ग्रेट। किसी किसी केस में गलत रिजल्ट आएगा, इट्स नॉट राइट। आप समझो, इन्वेस्टिगेशन गलत तब होती है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। आज हर आदमी हमारे से इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। अगर हम गलत होते तो क्यों आदमी हमसे इन्वेस्टिगेशन कराता है? पहली चीज ह्यूमन नेचर नहीं है ना। ह्यूमन नेचर है, हमें हर चीज के बारे में जानना है, जो अनसर्टन चीज है उसके बारे में जानना हमें सेटिस्फैक्शन के लिए हमारे इम्पोर्टेंट। आपकी सेटिस्फैक्शन, तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन कंपनी को डिसाइड करना है ना कि ये काम मुझे लेना है, ये काम मुझे नहीं लेना। वो तो कोई भी कुछ भी झूठ बोल सकता है। नहीं, अगर कोई आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है तो वो तो गलत कर रहा है। चलो मान लो आप नहीं करते होगे, बहुत लोग करते होंगे। हाँ, करते हैं ना, तो गलत तो हो रहा है ना। गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा गलत नहीं हो रहा, मैं तो कहता हूं कि लीगलाइज करो। एक मिसिंग पर्सन मिस हो जाता है, राइट, एक बंदा चले जाता है, पुलिस कैसे उसको ढूंढेगी? आप देखो 600, अब 2 साल पुराना डाटा, 645 आदमियों के ऊपर कितने बंदे हैं? एक पुलिस वाला। 1 लाख बंदों पे कितने हैं? 155, राइट। आप कैसे उसको एनालाइज करते हो? आप कैसे सारी चीज़ों को ढूंढते हो? आप कैसे सारी चीज़ों को देखते हो? तो वो अगर आप सारी चीज़ों को एनालिस करोगे तभी आपको पता चलेगा ना। उनका काम नहीं है, सीबीआई लेगा नहीं, रॉ लेगा नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस लेगी नहीं, आईबी लेगी नहीं, पुलिस वाले ले नहीं रहे, तो कौन करेगा काम? तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ही करेगा। तो आप उसे राइट क्यों नहीं देते प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कि ये आपकी बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज में आप काम करो, ये बाउंड्रीज तक आप काम कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। अगर इस बाउंड्रीज तक काम करोगे तो हम आपकी एक्सेप्ट करेंगे, इसके आगे नहीं आप जा सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पे इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा एंड में कंक्लूजन दे दिया, एंड देन बाद में पता चला कि किसी इनोसेंट के साथ गलत हो गया कुछ? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने पार्टनर पे इन्वेस्टिगेशन करी और पता चल गया कि पार्टनर इन्वॉल्व थी किसी के साथ भी, राइट, एंड आपने प्रूफ दे दिया, बता दिया। आपको 6 महीने बाद पता चलता है कि ये लड़का था, इसमें 1000 दिक्कतें थी, ये मारता था, ये करता था, वो करता था, इसकी वजह से वो बेचारी बाहर जाती थी।
एंड देन इसको बताने के बाद आपने और उसकी लाइफ और ख़राब कर दी? कभी ऐसा हुआ? मैंने आपको बताया राज कि हमारी कंपनी का नाम AMX है। AMX मीन्स A स्टैंड फॉर एबल गाय, M स्टैंड फॉर मेंटली एंड X स्टैंड फॉर स्कूटनी, एक्सरे। हम क्लाइंट की भी स्कूटनी करते हैं तब केस लेते हैं। हम ऐसे पोस्ट मैट्रिमोनियल केस भी किसी टॉम डिक हैरी ने हमारे पास आ गया और बोला कि केस कर दो, मेरी बीवी का केस कर दो, ये हम उसका नेचर वैसे ही पकड़ लेते हैं। किसका नेचर क्या है, इसे गुस्सा दिलाया जाए। हमारे साथ बैठ के ही, जो हमारे साथ बैठा हुआ है, हम उसे काट रहे हैं बार बार। वो बात कर रहा है, हम उसको तोड़ रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, बीच में काट रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, बीच में काट रहे हैं। कितनी जल्दी वो अपना टेम्परामेंट लूज कर रहा है, कितनी जल्दी उसे गुस्सा आ रहा है, उकसाया जा रहा है, राइट। हम क्यों किसी की वाइफ के ऊपर या किसी के हस्बैंड के ऊपर ऐसे डाउट करेंगे? हम जब तक क्लाइंट की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, हम केस नहीं लेते। हमारे को ऐसा नहीं चाहिए। इतने बड़े करियर में कभी गलती हुई है? गलतियां तो बहुत होती है ऑनेस्टली। एक गलती बताओ। हम बहुत साल पहले, स्टार्टिंग की बात है, हम केस कर रहे थे, राइट, जिसमें हमें अपना होलिया चेंज करना था, राइट, जिसमें हमें ऐसी जगह पर एक पॉश लोकेलिटी के अंदर भुट्टा बेचने वाला बनना था और वहाँ पर आई रखनी थी कि यहाँ पर कौन आता है कौन जाता है उस घर से। अब उस इलाके के अंदर फिर उसको बनाने के लिए हमने अपने बाल भी उल्टे सीधे तरीके से कटवा दिए कि जो नहीं आते उल्टे सीधे तरीके से काट दे। एक गंदी सी जगह से जाके चांदनी चौक के पास से, जिसे चोर बाज़ार भी बोला जाता है, वहाँ से गंदे कपड़े भी लाए, चप्पलें भी लाए, हमने सारा सामान लिया, हमने पूरा बिछा दिया। अब वो ऐसा इलाका था जहाँ पर कोई भुट्टा वाला वैसे अलाउड ही नहीं है। तो उस समय कांड हो चुका था पंजाब के अंदर, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन था, सब कुछ था, ये उसकी भी बात की बात है। तो इसलिए पंजाबी में फिर उसको बोलना स्टार्ट किया हमने, उसे समझाया कि हम ये है, हम यहाँ से आए हैं, हम सारे बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, छली बेच रहे साहब, बेच दो। छली कहते थे हमारे पंजाबी में उसको, भुट्टे को, तो छली बेच रहे हैं जी, बेचन दो, ये वो प्लान, पंजाबी में बात कर रहे हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो नोइंग अबाउट इट। सो उसके साथ सारी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। तो उसने मारा वारा हमें भगा दिया, ठीक है, हमारी फिर पिटाई लगाई, हम फिर अगले दिन आ गए, फिर थोड़ी देर बाद आ गए। तो हमने मतलब कि वहाँ से हम हटे नहीं, हमने पिटाई खाई, रेगुलर पिटाई खाई। हम ये नहीं कहते कि उससे एक दफ़ा मारा ही, और हमने रेगुलर पिटाई खाई। जब हमारा केस ख़त्म हो गया, अगर हम 7 दिन का केस कर रहे हैं तो 7 दिन के बाद तो हमने रिजल्ट देना ही है। हमारा केस ख़त्म, हमें पता है कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है, कब बंदा निकल रहा है, कब बंदा नहीं निकल रहा, कितने बजे आया, कितने बजे नहीं आया। हम एक वॉच कर रहे हैं, स्टेशनरी वॉच, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन सर्विलेंस। स्टेशनरी वॉच इस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि आप खड़े हो और आप देख रहे हो। अभी नाउ क्या हुआ कि उस समय जब हमारा केस ख़त्म हो गया, हमने रिजल्ट दे दिए, सब कुछ हो गया, फिर हम पुलिस वाले के पास चले गए। तो फिर हम उस थाने में पहुँचे। थाने का जो SHO भी हमें जानता था, ACP भी हमें जानता था। अब वो पुलिस वाले जिसने हमें पिटाई लगाई थी उसे बुला लिए, उसे फिर हमने धमकियाँ देनी स्टार्ट कर दी। अब जब हमने अपने बुजुर्गों से बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने हमें और मारा। उन्होंने बोला तूने ये क्या काम कर दिया, ठीक है कि नहीं, ये तो बताना ही नहीं चाहिए था। ये तो केस का एक्चुअली क्या है कि मुट्ठी बंद है तो लाख की है, खुल गई तो काक की है। तुमने ये क्यों बता दिया? तुम्हारी तो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी, तुमने क्यों बता दिया ये चीज़? तो हमने उस टाइम से एक लेसन लिया कि बस इन्वेस्टिगेशन करके आ गए, मिट्टी में डाल, खत्म। हमें कोई लेना देना नहीं। हमें किसी ने कुछ किया, हमारे साथ किसी ने नहीं किया, हमारे साथ अच्छा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। खत्म, खत्म मीन्स खत्म। यू हैव नॉट टू शो दैट यू आर सो एंड सो। आप इंडस्ट्री में हो, आपके ये चीज़ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, आपका ये है, नो नथिंग। यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन, यू शुड बिहेव लाइक अ वेरी, यू शुड वर्क एज ए एथिकली, यू शुड वर्क इट। दिल्ली में बोलते हैं टोरा, yes, you are और right. मध्य प्रदेश में बोलते हैं औकात। औकात वो दिखाना नहीं चाहिए, राइट? दिखानी नहीं चाहिए। आप इंदौर की हैं, हाँ, मैं दिल्ली का। कल मैंने सुना कि जम्मू कश्मीर में बोलते हैं डेल। yes, you are right. डेल नहीं दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है ना। तो सबसे डिफिकल्ट आपने बोला इसमें एक लाइन, सबसे डिफिकल्ट होता है स्टेशनरी वॉच। क्यों? खड़े होके देखना क्या? खड़े को कैसे देख सकते हो आप किसी के घर? आज की डेट में, उस समय तो अलाउड था, उस समय तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनको पता चल गया। कोई भी आदमी वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी आपके घर के बाहर खड़ा हो जाए या आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हो जाए तो
आप नहीं कुछ कहोगे, आपको नहीं पता चलेगा, दूसरे आदमी आके बोल देंगे आप कौन है। ये आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है डीबगिंग सर्विसेज। यस। तो क्या आप होटल रूम्स ऑफिसेज डीबग कर लेते हो, वहाँ कैमरास लगा देते हो? देखो मिस्टर राज, डीबगिंग और बगिंग में फ़र्क होता है। बग होता है लगाना, डीबगिंग होता है उतारना। तो किसी ने अगर लगा रखा है तो हटा देते हो? हाँ जी, उसे डीबगिंग कहते हैं। हम वो काम करते हैं, हम बग नहीं करते, रिकॉर्डिंग नहीं करते हो? हम बग नहीं लगाते। बग के लिए तो हम कहते हैं भाई तुम्हारा प्रोटोकॉल, तुम्हारे सिस्टम तुम लगा लो। अगर तुम्हें जगह नहीं मिल रही तो हम जगह बता देते हैं, यहाँ से खरीद लो और ये अपने आप लगा दो। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो डीबग कर सकते हैं। तो बताओ 5 स्टेप्स या 5 ऐसी जगह जो एक होटल रूम में एंटर करने से पहले इंसान को देखनी चाहिए जहाँ पर पॉसिबली कैमरा हो सकते हैं। बेड के पीछे, ठीक है कि नहीं, टीवी एकदम सामने होता है, टीवी के पास भी होता है, राइट। फिर एक साइड पे अगर आपने बड़ा रूम ले रखा है, एक स्वीट ले रखा है, तो आपके सोफे लगे हुए हैं, वहाँ पर भी आपका कैमरा है। बाथरूम में अंदर कैमरा नहीं लगाते वो लोग, बाथरूम में अंदर कैमरा नहीं लगाते। बाथरूम में कैमरे कहाँ लगेंगे? जहाँ पर बंदा हाथ धो रहा है, वॉश बेसन है, वो पूरी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे एक बंदे को डाउट है कि मेरी वाइफ जाती है, एक वाइफ को डाउट है मेरा हस्बैंड जाता है, तो एक सेटिंग बिठाती है होटल स्टाफ से। होटल में तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप सेटिंग करती है, अपने आप करती है। अब उसने डीबग कर लगा दिया वहाँ पर, राइट। अब हस्बैंड को पता चला कि बॉस यहाँ प्रॉब्लम आ गई, डीबगिंग कर दी। वो होटल इंडस्ट्री के लिए गलत हो जाता है। होटल में कोई भी आदमी बग लगा ही नहीं सकता है। ऑफिस में लगा दे, घर में लगा दे, होटल तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम तो वहाँ रहने जा रहे हो। होटल वाला खुद भी नहीं लगा सकता, खुद भी नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकते। अगर होटल वाला कोई बग लगाता है, कोई आपका शॉप पर कोई जो शोरूम्स हैं वो लगाते हैं, तो दिस इज ऑल दिस थिंग। जो लेडीज होती हैं जैसे चेंज करने जाती हैं, ठीक है, कि ये शॉपिंग करती हैं, वहाँ पर ट्रायल रूम में भी कैमरास को चेक करना चाहिए। ये पेन होता है, उसके साथ उसकी निप को लगा के देखना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस में वो चीज़ नज़र आ रही है, तुम्हें उल्टी नज़र आ रही है, क्या चीज़ नज़र आ रही है, कोई स्पॉट तो नहीं है, कोई छोटा सा स्पॉट। क्योंकि कैमरा क्या होता है, ये आप ये होल्स देख रहे हो छोटे छोटे, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ और आपके साथ बैठ जाता हूँ तो आपको लगता है कि ये फ़ोन पड़ा हुआ है, सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और रिकॉर्डिंग क्या, ऑडियो नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो जब भी कोई बंदा आए, भैया तो अपना कैमरा तो साइड पे रख। और कहाँ देखना चाहिए आपने बोला? ट्रायल रूम, होटल में हो गया, ट्रायल रूम हो गया, बेड हो गया, ठीक है कि नहीं। मैंने 4-5 जगह बताई। ड्राइंग रूम जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर देखना चाहिए, टीवी के पास देखना चाहिए, सारी जगह मैंने बताई कहाँ देखना चाहिए होटल के अंदर। वैसे चांसेस बड़े कम होते हैं, ये सिर्फ जो है ये गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं वो कर सकती है। पर डीबगिंग आप कैसे करोगे, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कैसे आती है? डीबगिंग की रिक्वायरमेंट बहुत आती है आज की डेट में, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है डीबगिंग की। डीबगिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए आती है कि किसी ने आपके यहाँ पर बग लगा दी और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। पता कैसे चला? क्या कि आप ही के बंदे को तोड़ा, आप ही के बंदे ने आप बग लगा दिया? हाँ लगा दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा इधर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है? तो वही तो आपकी ड्यू डिलीजेंस है ना, तभी तो काम आएगी। आपको पता चला कि आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई। ये तो मैं मार्केट, ये प्लान डिस्कस कर रहा था, ये प्लान बाहर मार्केट में कैसे आ गया? अब मैं इस कॉर्पोरेट के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, इस मीटिंग रूम के अंदर, मीटिंग रूम में एक ऐसी मेरी चीज़ डिस्कशन हो रही है, जब मैं 3 आदमी से डिस्कस कर रहा हूँ, ये बाहर कैसे चलेगी? ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे लीक हो गई? तो कुछ ना कुछ सिस्टम है ना। अगर किसी ने रेड कर दी, उनको वो चेक कर रहे हैं, उन्होंने कुछ बग देख लिया, उन्होंने बग लगा दिया, पता चले फ़ोन, जिस टाइम डीबगिंग होती है उस समय सारे जो वाईफाई होते हैं, फ़ोन्स होते हैं, सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। तब चेकिंग होती है कि आपका वो डाटा कहाँ से जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो किसी को जा रही है ना। आपकी गाड़ी में लगा दी, आपकी गाड़ी में बग लगा दिया। कैसे क्लाइंट्स पे लगाते हैं यूजुअली? ये कौन लोग बुलाते हैं आपको डीबगिंग करने के लिए? जो अपनी बीवियों से परेशान होते हैं, जो अपने एम्प्लॉयमेंट से परेशान होते हैं, और जो गवर्नमेंट से परेशान होते हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि बीवियों ने उन पे कैमरा लगा दिया है। हाँ, लगा देती है।
लगा देती है और फिर निकलते हैं, निकलते हैं। ढूंढ देते हैं, निकालते अरे हैं। पीछे हमने काम किया, एक लड़की के उसके हस्बैंड ने लगाया हुआ था लड़की को। किसी को पता कैसे चलेगा ये कि मेरे ऊपर कैमरा लगे हुए हैं? क्या वही signs बताएगा, वही बता दिया। नहीं, जैसे मैं हूँ, अगर मान घर लो की मेरे बात ऊपर, जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई किसी ने कैमरा लगा दिया और कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे क्या पता, मैं क्या साइंस होते हैं जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यार ये ऐसा हो रहा है? आपकी एक तो वही चीज है, जैसे कॉर्पोरेट में कोई बंदा बैठा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, कॉर्पोरेट वाला समझ गया, कॉर्पोरेट वाला समझ गए। आप पर्सनल वाली बात करो तो पर्सनल वाला लड़ाई में खुद ही बता देता है, तू यहाँ क्यों गई थी, ये उसके मुंह से निकल जाता था, ठीक है कि नहीं, आज तू शॉपर स्टॉप में गई थी, हाँ हाँ वो मेरे ना किसी बंदे ने देखा था तुझे वहाँ पर, स्टॉप में मैं गई थी, मेरे किसी बंदे ने देखा था। कौन बंदा था? नहीं है कोई मेरा जानकर, उसने देखा था। अब ऐसे 2-3 दफ़ा अगर आप हिंट कर दोगे तो उसे पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। कोई एक्साइज वाला है, उसने ड्राइवर चेंज किया, एक्साइज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं जहाँ रेड करने जाता हूँ मेरी रेड फ्लॉप हो जाती है। वो कहता है पुलिस साहब मैं जहाँ जाता हूँ मेरी रेड फ्लॉप हो जाती है यार। उनको पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? मैं सबसे पहले पूछता हूँ मैं ड्राइवर कब रखा था, घर में कैसी सिचुएशन चल रही। मैं वही बोलता हूँ ना, कम्युनिकेशन डिस्कशंस आपको बहुत रिजल्ट देते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी सिटीज़ में या स्टेट्स में डिमांड है? मेट्रो सिटीज, गिव मी टॉप 3 सिटीज़ जहाँ पे सबसे बेंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली। सबसे ज़्यादा सर्विसेज यहीं पे होती है इन्वेस्टिगेशन की। बेंगलोर, टियर 2 मुंबई, टियर 3 में नहीं होती? सॉरी टियर 2 टियर 3 कम होती सिटीज़ है, में। कम होती है। परसेंटेज वाइज देखें तो 45% इन 3 शहरों में है, और दिल्ली, मुंबई एंड वो बैंगलोर। बेंगलोर। और सबसे ज़्यादा पैसे कौन सी सिटी में बनते हैं? मुंबई। क्यों? सारे अच्छे हैं, पैसे वाले हैं। दिल्ली में भी है, बैंगलोर में भी है, लेकिन दिल्ली में है, बेंगलोर में है, पंजाब में भी पैसे आते हैं, पंजाब में भी पैसे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। केस कम आएंगे पंजाब वाले भी पैसे देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुंबईकर जो है उनकी एक लाइफस्टाइल डिफरेंट है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, एवरीथिंग इज देयर, कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की। वो हमसे बार्गेन करते ही नहीं है। पहली बात तो हम किसी के साथ भी बार्गेन नहीं करते, हमारा जो रेट है वो फिक्स रेट है, किसी को कोई डिस्काउंट देना हम पहले ही बोल देते हैं। लेकिन जो मुंबईकर हैं उनकी ये पीठ पीछे तारीफ है, वो बार्गेन करते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें एक्चुअली रिजल्ट चाहिए, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है मुझे ये बता दो बस। तो दे डोंट बार्गेन, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर, दे डोंट बार्गेन, दे डोंट केयर। सो आई लाइक मुंबईकर इन दैट वे। एक डिटेक्टिव, प्राइवेट वो डिटेक्टिव सबसे ज्यादा सॉरी आई एम सो सॉरी, Go ahead. नहीं प्लीज गो अहेड। नहीं, बोलो। सबसे ज्यादा बार्गेनिंग दिल्ली में होती है। सबसे ज्यादा बार्गेनिंग क्यों ऐसे? ओ इनका माइंडसेट ऐसे होता है, ठीक है। दिल्ली के अंदर जैसे मैंने बोला 10,000 से ऊपर है, मुंबई में भी है, मुंबई में भी ये चार्ट है, ठीक है। मुंबई में भी अच्छे खासे हैं डिटेक्टिव, ऐसी बात नहीं है जो एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि दिल्ली के अंदर ये है कि तुम मुझे 4,000 दे दे मैं काम कर दूंगा, तुम मुझे 5,000 दे दे मैं काम कर दूंगा, तुम्हें 10,000 दे दे। अरे तुम अपने एक सिस्टम, तुम पैसे के लिए काम क्यों करते हो यार? क्योंकि दूसरे आदमी को तो मौका मिलता है ना एनकैश करने के लिए, तो दे एनकैश, दे एवरीथिंग। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कितने पैसे कमा सकता है? मोर देन 1 लाख अगर एम्प्लॉय है तो, पर मंथ। और जो अच्छी बड़ी कंपनी चलाते हैं, हाउ मच कैन समबडी मेक मनी इन दिस? गुड मनी, बट इफ दे आर वर्किंग विद एथिकली दे आर गेटिंग लेस मनी एज कम्पेयर टू द अदर, क्योंकि वो उल्टे सीधे काम करके पैसे कमा रहे हैं। उल्टे सीधे क्या काम होते हैं? वही डिजिटल, सारे डिजिटल काम कर रहे हैं। ये ब्रेक कर लेते हैं, पैसा ले लिया। एक क्लाइंट मेरे पास आया, मुझे कहती है कि आप मेरा काम कर दो, हाई प्रोफाइल क्लाइंट मेरे पास आती है, मुझे कहते काम कर दो, मैं एक्स अमाउंट बताता हूँ उस कंट्री का, ओवरसीज़ में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो मैं बताता हूँ कि इसका इतना पैसा लगेगा। जब वो इन्वेस्टिगेशन किसी और को दे देती है, वो इन्वेस्टिगेटर करते ही नहीं काम, वो कहते हैं जी हमारा बंदा पकड़ा गया वहाँ पर, अब आप इसे बचाओ बचाने के लिए, नहीं तो हम आपके घर बताएंगे। ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और मैं हमेशा हर किसी क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप एक नहीं 4 डिटेक्टिव कंपनी के पास जाओ, आप चारों को अंडरस्टैंड करो कि आपसे वो क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या चीज़ पूछते हैं। आप कोई डिस्कशन मत करो, पैसे आप सबके एनालाइज करो, आप देखोगे कि टॉप में आप हमें ही ओके करोगे। भले ही हमारे पैसे ज़्यादा। अगर किसी को प्राइवेट डिटेक्टिव बनना हो और जॉब करना स्टार्ट करना हो और 1 लाख रुपये महीना कमाने हो, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी
एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेशन, कोई भी कर सकता है, उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए डिपार्टमेंट में, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो पुलिस का हो, वो लॉ का हो, कोई भी डिपार्टमेंट, उसके कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए, राइट। और वो कब से वो चीज़ कर रहा है, वो कितने रेंटल्स कर, क्योंकि क्या होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी जब किसी भी बंदे को हायर करती है, जब वो दूसरों के लिए इतनी स्कूटनी करती है तो अपने लिए तो बहुत ज़्यादा करती है। क्या करते हो, रिक्रूट कैसे करते हो, प्रोसेस हम तो जैसे कोई आता है तो कोई अगर ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, हम उसी को रिक्रूट करते हैं। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स होती है, हम ये पता करते हैं कि तुम कितने टाइम से उस घर में रह रहे हो, जो रेंट है, रेंट कितना दे रहे हो, जो हम चीज़ें लोगों को बताते हैं, फाइनेंस लो, हम उसकी पूरी फैमिली का बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, हम सारा उनका इनकम टैक्स लेते हैं, हम उनके पैन नंबर लेते हैं, हम उनके आधार कार्ड लेते हैं, हम सारा कुछ उनसे लिखवाते हैं, राइट, बिकॉज वी शुड सी दैट कि इसमें कैपेबिलिटी कितनी है। No, I was saying on your website there's one very interesting service which I just read कि loyalty test investigation, ये क्या होता है और कैसे करते हो? ये सर्विलेंस का एक पार्ट है, ये पोस्ट मैट्रिमोनियल में काम आता है। तो कोई आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाना है मेरे पार्टनर पे, क्या लॉयल है कि नहीं है, तो उसको सर्विलेंस में लिया जाता है, और अगर उसमें रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, राइट, तो बंदा इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट डू यू ट्रैप? यस, वी कैन ट्रैप बट अंडर द गाइडेंस ऑफ हिम। तो एक अंडरकवर एक्टर प्रेजेंट करोगे सामने? अंडरकवर ही काम करता है, और उसके ऑफिस में लग जाता है, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन आती है, और वो खुद ही इस चीज़ को ट्रैक, हाँ यस बोलती है, कोई मजबूर नहीं करते किसी को। तो एक रैंडम नई पार्टनर बना दिया आपने जिसके साथ उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। अगर रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया तो जहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया उसकी एक कड़ी हमारे पास आ गई, हम उस केस को स्टॉप कर देते, एंड कर देते, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि आप आगे बढ़ गए तो आप लॉ ब्रेक कर रहे हो। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी थी कि वो सही है कि गलत, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। और ये मुंबई और बेंगलोर में बहुत होता है, फॉल्स हायरिंग, अंडरकवर हायरिंग। इंटरेस्टिंग। अंडरकवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग यूजुअली प्री एंड पोस्ट बोथ, लड़कियां ज़्यादा क्या हाइड करती है, लड़के ज़्यादा क्या हाइड करते हैं? जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना इनकम को हाइड करते हैं, तो राइट, और जो लड़कियां होती हैं वो बेसिकली अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेती है। मतलब वो बताती नहीं है कि वो क्या चाहती है। उनको बंदा सेलेक्ट कर लिया एक बारी तो बंदा नहीं छोड़ती हूँ। अगर उन्हें कोई बंदा पसंद आ गया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, और अगर उन्होंने शादी करनी है, वो बंदे को छोड़ेगी नहीं। भले बंदे में रेड फ्लैग हो, हैं? भले रेड फ्लैग तो होने नहीं देती ना, तभी सिलेक्ट करती है। रेड फ्लैग वाले थोड़ी बंदे को सिलेक्ट करेगी। नहीं, फीलिंग्स मतलब छोड़ेगी नहीं, मुझे समझ नहीं आया। बॉस क्या छुपाएगी? वो छुपाती क्या है जो लड़के को नहीं पता चलता? अपने अफेयर्स नहीं बताती, अपनी फैमिली की, और वो नहीं बताती कि मेरी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। जो लड़की को जो चाइल्डहुड में ही किसी को प्रॉब्लम आ गई, राइट, वो अपनी जब शादी करती है ना तो 99% उसको प्रॉब्लम्स आती है। जिसको बचपन से प्रॉब्लम्स हैं, जिसने देख लिया कि मदर फादर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, दोस्तों का, एक्चुअली क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर ज्ञान बहुत है, लोगों के सर्कल बहुत है, राइट, कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है। अब दोस्तों में 10 दोस्तों की शादी, उसमें से 6 दोस्त की शादी बेकार हो गई, तो बंदा तो ये सोचेगा मेरी शादी नहीं करनी, ठीक है। अब इससे छुपाना क्या है, मैं इससे पैसा ना बताऊं, और लड़की क्या चाहेगी, मुझे इसका पैसा पता चल जाए, और लड़का क्या चाहेगा, मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए कि इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, किसके साथ ये ज़्यादा इन्वॉल्व है, ये फैमिली पर पैसे को लेके कितनी इंपॉर्टेंस देती है, ये अपनी फैमिली को लेके कितनी इंपॉर्टेंस देती है, इसकी करीबनेस अपनी माँ के साथ है या फादर के साथ है, किसी के साथ नहीं है, दोस्तों के साथ कितनी कमिटेड है, और ये अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती है, वो लड़के चेक कराते हैं। एंड जब भी कोई आपसे मिलता है, यहाँ इतना आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है उन सब के थ्रू, अब ऐसा होता है कि आप लोगों के हाथ के मूवमेंट देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के, फेस देख के आप समझ जाते हो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? बिल्कुल 100%। हाउ, टेल मी 2-3 साइंस कि इंसान झूठ कब बोल रहे हैं? वो लड़खड़ा जाएगा बात करते हुए। अगर आप 15 मिनट के बाद भी उसी चीज़ से वही चीज़ पूछोगे, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? बहुत लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग कैसे होंगे? आप असेस करोगे ना कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो कितनी सच्चाई से बात कर रहा है, उसकी
हाथों की मूवमेंट्स क्या हैं, उसकी आंखें आपके साथ मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है, वो शोल्डर अपने कितने हिला रहा है, वो टांगे अपनी कितनी हिला रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स, उसको परेशान है या सही है, वो चीज़ तो आप पकड़ोगे ना। और क्या होता है? बस बॉडी लैंग्वेज ये देख बॉडी के। लैंग्वेज भी देखा जाता है। तो आप जितने लोगों से मिलते हो नॉर्मल पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सबको क्या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एनालाइज ही करते रहते हो? इज इट बिकम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ना? यू सी वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो कम ही लोगों से मिलो, ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपना सुकून ही खराब कर दोगे। हाँ। ठीक है कि ऑफिस में बैठे हो, काम करते हैं और काम किया, ख़त्म यार, दैट्स इट। दूसरी बात क्या है कि अगर हम किसी पार्टी में भी जाते हैं तो हम पार्टी में किसी से, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं पूछते कि क्या है क्या चीज़ नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं पूछते। सबको पता है मैं डिटेक्टिव है, मैं कोई भी चीज़ पूछेगा उनको हो जाएगा ये क्यों पूछ रहा है। तो भाई आराम से खाओ पियो, एंजॉय करो और निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। बट ऐसा हुआ है पर्सनालिटी में कि मैं देख के एनालाइज करता रहता हूँ दिन भर? मैं करता हूँ। मैं बॉडी लैंग्वेज देख के इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एनालाइज करता हूँ कि ये बंदा कितना फैक्ट है, कितना सही है, इसकी आगे लाइफ कैसे चल सकती है। ये मेरा एक थॉट है, बट आई एम नॉट जजमेंटल। फेयर। आई एम सॉरी, आई एम नॉट जजमेंटल, आई एम प्रैक्टिकल। जो चीज़ हम सोचते हैं वो चीज़ सही हो नहीं हो ये नहीं हमें पता जब तक हम काम नहीं करेंगे। जब हम काम करते हैं तभी हमें पता चलता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लेकिन सोचना तो पॉइंट है ना, सोच तो सकते ही है ना। तो ये वाज द लास्ट क्वेश्चन। आपने इतनी देर कॉन्वर्सेशन करी मुझसे, मेरे बारे में क्या एनालाइज किया? ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बात करें, तरीका ही है ऑफिस में। आप जो है बेसिकली ये नहीं है कि यू आर प्रोफेशनल, राइट? तो आप रिसर्च करते हो या ये करते हो, आपने बोला भी रिसर्च तो आप करते ही हो। मैं कहता हूँ जो आदमी रिसर्च नहीं करता, राइट, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता जो आदमी रिसर्च करता है उससे। आप हर बंदे को आंकते हो, हर बंदे को पकड़ते हो, हर बंदे के नेगेटिव्स को एनालाइज करते हो। एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर भी बड़ी स्ट्रांग है। मैं आपको प्लीज़ करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको प्लीज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा। मुझे नहीं मालूम है आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, राइट? जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से आपकी शादी हुई नहीं होगी अभी तक, नहीं हुई, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसा क्यों बोला? ये कैसे पता चल सकता है? क्योंकि ना एक लेवल के अंदर बंदा बहुत केयर फ्री है, बंदा अपने प्रोफेशन के लिए जुड़ा हुआ है, वो अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे रहा है, उसको ये पता है कि मैंने ये काम करना है और मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, उसको फोकस्ड है वो बंदा। उसको अपनी लाइफ के अंदर दूसरा बंदा भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी सोच उसकी फैमिली के लिए बड़ी स्ट्रांग है। उसके लिए उसकी फैमिली बहुत मैटर करती है, राइट? मैं नहीं जानता, आई स्वेयर, कि आपकी सोच, आपकी फैमिली, जो आपकी एनालिटिकल चीज़ें बता रही हैं कि आपकी फैमिली बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। ठीक है, मतलब कि आपको बहुत लगता है, क्योंकि आप एक फोकस्ड हो कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना। जैसे हम एक लाइन खींच देते हैं, आपने भी एक लाइन बनाई हुई है कि ये काम मैं इस साल में करूँगा, ये काम तब मैं करूँगा जब मेरे पास ये चीज़ें होगी, ये चीज़ मैंने ऐसे करनी है, ये चीज़ मैंने ऐसे नहीं करनी है। क्योंकि लाइफ के अंदर जिस आदमी ने, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। जिसने लाइफ में ना सिस्टम के साथ स्ट्रगल की होती है, उस बंदे को एनालिटिकल पावर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। क्योंकि पैसा क्या है, आता है जाता है, आता है जाता है, राइट? आपने एक स्ट्रगल की होगी अपने टाइम पे जरूर, राइट? जब आपने एक स्ट्रगल की तो आपने एक एम बना लिया कि बस आई हैव टू डू दिस फॉर मी एंड माई फैमिली। वो कहते हैं ना, भगवान उसको सबसे ज़्यादा देता है, राइट? जो बंदा सबसे पहले अपने लिए सोचता है फिर दूसरों के लिए दुआ करता है, क्योंकि वही एक बंदा है जो दूसरों के लिए दुआ कर रहा है, राइट? तो आपकी स्किल, आपकी जो सारी, जो मैंने सोचा कि आप शादीशुदा नहीं हो, आप फैमिली के लिए बहुत सोचते हो, राइट? आप एनालाइज बहुत करते हो। आप जैसे आपने मेरा, वो तो आपका एक काम है, एनालाइज करना तो आपका एक काम है, राइट? वो ठीक है, लेकिन कई लोग एनालिसिस भी सही तरह से नहीं कर पाते। आपको एक एक चीज़ याद है,
कि इसने ये लिखा हुआ है, इसने ये किया हुआ है, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो आपने दिमाग में सेट कर रखा है। तो जो आदमी कोई चीज़ दिमाग में सेट कर लेता है, उससे इतनी जल्दी आप उस चीज़ को नहीं निकाल सकते। राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आप आए। थैंक्स, काफ़ी मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। मैं जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जो हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी सोच को आप बड़ा करो। आप शादी के अंदर 20 आदमी कम बुला लो, लेकिन आप वो पैसा इन्वेस्टिगेशन को ज़रूर दो। आपने अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो, तो अपने एम्प्लॉयज़ की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराओ, राइट? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने काम कर लिया तो सक्सेस आपकी ज़्यादा हो जाती है इंस्टेड ऑफ फेलियर। Perfect. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. Hi, how are you? Very good, sir. How are you? Absolutely good. Pleasure meeting you, sir. I am into this industry for around 39 plus years. 1986 में मैंने ज्वाइन की थी इंडस्ट्री। 39 years. 65 का मेरा बर्थ है, सेम शाहरुख सलमान है नाम मेरा। तो आप क्या 1996 से बिलीव करते थे कि आप 1986 से ही यस, believe करते 86 थे? में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। बिफोर दैट आई थॉट अबाउट इट कि यार मेरे को इन्वेस्टिगेशन ही करना है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.